हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक. वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स. आज हम फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं. इन्हें हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकती है. और इसीलिए भी हम हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. तो इनका जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क. वर्क को सिंपली छोटे छोटे टास्क या जॉब्स में डिवाइड कर देना है. आपने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग होती है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है. तो वहाँ पे काम जो है अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे होते हैं. सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कुछ पर्सन्स को अथॉरिटी दी जाती है कि वो वर्कर और एम्प्लॉयज़ से काम कराएंगे, और वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये काम आपको करना ही है. हम सब जानते ही हैं कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई काम हम अच्छे से नहीं कर सकते. अब जो इनका थर्ड प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन. इस प्रिंसिपल के नाम से ही क्लियर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. उसके बिना चीज़ें इफेक्टिव वे में नहीं हो सकती. फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो उन्हें एक पर्सन से मिलें. ऐसा नहीं अलग अलग लोग उसे अलग अलग ऑर्डर दें, इससे वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है ना. तो ऐसा होना चाहिए कि एक ही बॉस के इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करे. फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब जो टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. सारे एम्प्लॉयज़ को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना चाहिए. जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटिव एक ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना. तो उनका एक डायरेक्शन है, क्या है वो? कि प्रॉफिट अर्न करना. सिक्स्थ है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है. मीन्स एक एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए. जनरल इंटरेस्ट मीन्स सभी एम्प्लॉयज़ के हित में चीज़ों को करना है. सेवेंथ है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो बदले में उन्हें भी हमें कुछ देना है. इतना देना है कि वो अपनी लाइफ एक स्टैंडर्ड वे में जी सकें. तो जो सैलरी सिस्टम है कि वर्कर्स को हम सैलरी देते हैं, तो वो रेम्यूनरेशन ही कहलाता है. तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है. एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंटर में बैठे बॉस का मैसेज सभी एम्प्लॉयज़ तक ईजिली पहुंचाना. एंड डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनका फीडबैक या उनके आइडियाज़ भी सेंटर में बैठे बॉस तक पहुंच सकें. ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाती हैं. नाइन्थ है स्केलर चेन. टॉप टू बॉटम एक चैन होनी चाहिए, जैसे मैनेजर, फिर सुपरवाइज़र, फिर एम्प्लॉयज़, फिर वर्कर्स, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ईजी वे में होना चाहिए. 10th है ऑर्डर. सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, मीन्स एक ऑर्डर में होनी चाहिए. 11th है इक्विटी. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए. जेंडर, रिलीजन या कलर, किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा. 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहें, टिक के काम करें, उसका फ़ायदा सीधा ऑर्गेनाइजेशन को होगा. अगर एम्प्लॉयज़ आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं साल भर में ही, तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल पैदा करती हैं. 13th है इनिशिएटिव. वर्कर्स को इनक्रेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें. मतलब अगर कोई टास्क उन्हें दिया जाए तो वो आगे आकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. इसके लिए उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए. और लास्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स. इसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट के साथ वर्क करना है. वर्कर्स को साथ लेकर वर्क करना है हमें. मैं की जगह हम सब की भावना होनी चाहिए. मतलब कि मैं की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है? हम. क्योंकि वो हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, वो हमें पूरी टीम के साथ मिलकर करना है. तो मैं की जगह हम का यूज़ करना है ना, ये कहलाती है टीम स्पिरिट.
लास्ट वीडियोस में आपको मैंने एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के प्रिंसिपल्स बताए थे। इस वीडियो में हमने फ्योल्स के प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे ये जो की डिफरेंसेस हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और साथ में समझ लेना है कि एक्चुअली एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो किस चीज़ पे बेस हैं और हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस चीज़ पे बेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।